छोटी आंत के फंक्शंस के बाद यानी छोटी आंत के कार्य के बाद अब हम जानते हैं आहार नाल की उन सहायक ग्रंथियों को जिनसे छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, जिनके स्राव की मदद से, जिनसे निकले रस की मदद से छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। हम ये जाने कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत का स्राव आंत्र रस यानी कि सक्कस एंटेरिकस, इसके अलावे यकृत का स्राव पित्त रस और अग्न्याशय का स्राव अग्न्याशयी रस के द्वारा होता है। तो आज हम जानेंगे यकृत, अग्न्याशय, फिर बड़ी आंत को जानेंगे जो हमारा सबसे अंतिम आहार नाल का सबसे अंतिम भाग है। यकृत को लीवर या जिगर भी कहा जाता है। अगर नॉर्मल भाषा में कहे तो कलेजा, कलेजी अंगिका भाषा है ये। तो यकृत, जिसको लीवर, जिगर इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, यह मानव शरीर की, पूरे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कैसे, चलिए हम देखते हैं यकृत के बारे में जानते हैं। पहला चीज तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ग्रंथि कहने का मतलब जिनसे कुछ न कुछ स्राव हो, और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिनसे स्राव जो होता है पित्त रस का स्राव होता है। यकृत का भार यानी कि वजन जो है लगभग 1.5 kg यानी 1.5 kg लगभग होता है, थोड़ा सा इधर उधर होता है। यकृत का भार और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और हम बताएं यकृत का जो स्राव है वो पित्त रस कहलाता है, इसलिए लिखे यकृत का स्राव पित्त रस कहलाता है। पित्त रस एक गाढ़ा हरा क्षारीय द्रव है, ये अम्लीय नहीं होता है। पित्त रस बहुत ही क्षारीय द्रव होता है और हमेशा हरा रंग का रहेगा। तो पित्त रस किसे कहते हैं? तो पित्त रस, यकृत का स्राव पित्त रस कहलाता है। और पित्त रस एक गाढ़ा हरा क्षारीय द्रव है। आगे बढ़ते हैं। पित्त रस आखिर क्या कार्य है, ये छोटी आंत में जाकर क्या करता है? तो पित्त रस छोटी आंत में जाकर पहले तो भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर देता है, जो उसे अमाशय में मिला है। अमाशय में जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा पूरे भोजन को अम्लीकृत कर दिया गया था, ठीक उसी प्रकार जब भोजन छोटी आंत में आती है तो पूरे भोजन को क्षारीय कर दिया जाता है यकृत के स्राव पित्त रस के द्वारा। और पहला काम ये भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। ये ऐसा इसलिए करता है ताकि अग्न्याशय से स्रावित होने वाले अग्न्याशयी रस उस पर कार्य कर सके। पित्त रस लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन और पायसीकरण करता है। विखंडन और पायसीकरण दोनों करता है वसा का। पित्त रस क्या क्या करता है? 2 कार्य हम देखें। पित्त रस पहले भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है ताकि अग्न्याशय रस उस पर कार्य कर सके। दूसरा चीज हम ये देखें कि पित्त रस जो कि लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन करता है और वसा का पायसीकरण करता है। आगे है पित्ताशय। पित्त रस जिस थैलीनुमा संरचना में जमा रहता है, पित्त रस यकृत के जस्ट नीचे में एक थैलीनुमा संरचना रहती है, पाई जाती है, जहां पित्त रस का स्राव जो है यानी पित्त रस जो है वो जमा रहता है यानी संचित रहता है, और उसको कहते हैं पित्ताशय यानी गॉल ब्लेडर। क्या? गॉल ब्लेडर। ध्यान से नाम याद रखिएगा। इसी के आसपास पथरी या पत्थर होता है जिसको ट्यूमर्स कहते हैं। यकृत का स्राव पित्त रस जिस थैलीनुमा संरचना में जमा होता है उसे पित्ताशय कहते हैं। यकृत का स्राव पित्ताशय में जमा रहता है और यकृत का स्राव पित्त रस कहलाता है जो पित्ताशय में जमा रहता है। यह एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना है जो यकृत के जस्ट नीचे में पाई जाती है, गॉल ब्लेडर के नाम से। अब है अग्न्याशय। अमाशय के ठीक नीचे, जो हमारा पेट है उसके ठीक नीचे बहुत छोटी सी संरचना होती है, हल्की पीली सी रहती है। तो अमाशय के ठीक नीचे एक छोटी सी पीली संरचना
अग्न्याशय कहलाती है। आगे हम इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स को जब जानेंगे तो ये लैंगरहंस की द्वीपिकाएं कहलाएगी, आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहां जो हम पढ़ रहे हैं, अग्न्याशय से 4 अलग अलग प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जिन्हें अग्न्याशयी रस कहा जाता है। इन अग्न्याशयी रसों में ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज प्रमुख हैं। अग्न्याशय से निकलने वाले रस को अग्न्याशयी रस कहते हैं और ये 4 प्रकार के एंजाइम्स स्रावित करते हैं, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। ये चारों प्रकार के एंजाइम हैं जो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन करने में पूर्ण योगदान देते हैं। तो इसके अलावा हम जान सके अमाशय के ठीक नीचे हल्के पीले रंग की ग्रंथि है, अग्न्याशय है, और अग्न्याशय से निकलने वाले रस को अग्न्याशयी रस कहते हैं। अग्न्याशय में मुख्यतः ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। फिर से बताते हैं, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अब आहार नाल का सबसे अंतिम भाग आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत में जब भोजन पच जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, तो बड़ी आंत में अपचा भोजन पहुंचता है और वहां पानी के साथ पहुंचता है। तो बड़ी आंत में भोजन से, अपचे भोजन से जल का अवशोषण हो जाता है, यानी पानी वहां से भी सोख लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। बड़ी आंत 2 भागों में विभाजित होती है, कोलन और रेक्टम। कोलन जो है ये खुद 3 भागों में विभाजित होती है, यहीं से अपचे भोजन से जल का अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत 2 भागों में बटी हुई रहती है, ठीक। यहां से अपचे भोजन का जल का अवशोषण होगा, कोलन और रेक्टम। रेक्टम जिसे मलाशय कहा जाता है, ये हो गया। मलाशय में अपचा भोजन अस्थायी रूप से कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए जमा रहता है और पुनः वह नित्य क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाता है। हमारे अमाशय में कुछ और अंग है जो जिसका कोई काम नहीं है। उन्हीं में से एक अंग है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक ऐसा अंग है जो हमारे आहार नाल में अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। अवशेषी अंग कहने का मतलब ये शेष रह गया है जिसका कोई कार्य नहीं है, ठीक। अभी तक कार्य का पता नहीं चल पाया है। तो अपेंडिक्स हालांकि बढ़ता है, घटता है। बढ़ने के कारण पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और ज्यादा बढ़ जाने पर ऑपरेशंस कराना पड़ता है, बिना सर्जरी के ये नहीं हो पाता है, ठीक। और पेट का दर्द बहुत भयानक होता है। तो अपेंडिक्स आहार नाल का एक अवशेषी अंग है। और बड़ी आंत और छोटी आंत एक नली द्वारा जुड़ती है जिसे सीकम कहा जाता है। बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ पर जो नली पाई जाती है उसे सीकम कहा जाता है और इसी सीकम के ऊपर पर अपेंडिक्स पाई जाती है। इसी सीकम के शीर्ष पर एक बंद सिरा वाला संरचना पाई जाती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। और अपेंडिक्स आहार नाल का अवशेषी अंग है, इसका कोई कार्य अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है। चलिए पूरे हम आहार नाल को पढ़ लिए, यानी जंतुओं में पोषण, मानव में पोषण और पौधों में पोषण, यानी पोषण की पूरी जो है लेसन जो है, पूरा जो पार्ट जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं।